नमस्कार दोस्तों, 16 जुलाई 1969 को नासा अपनी अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करता है। दरअसल ये अमेरिका यानी नासा के लिए पहला अटेम्प्ट था कि कोई इंसानों को चांद पर भेजा जाए और सेफली फिर से धरती पर वापस लाया जाए। तो चलिए इस दिलचस्प अपोलो 11 मिशन के बारे में और गहराई से जानते हैं। 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. दरअसल ये बात है 13 सितंबर 1959 जब पहली बार सोवियत यूनियन ने अपनी स्पेस मिशन में स्पुतनिक को चांद पर भेजता है और तब से लेके आज तक सोवियत यूनियन दुनिया का इकलौता कंट्री बन जाता है जो मून लैंडिंग मिशन को सक्सेसफुली पूरा करता है। मगर यहाँ पर अब स्पेस रेस की शुरुआत हो गई थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, क्योंकि उस वक्त यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो यहाँ पर दोनों देश अपनी अपनी हथियार और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए थे और साथ ही साथ सोवियत यूनियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की सक्सेस को देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट जॉन केनेडी थोड़ा सा शॉक में आ जाते हैं। उसके बाद 12 सितंबर 1962 को अपने स्पीच के दौरान अपने देशवासियों के सामने वादा करते हैं कि First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. जॉन केनेडी यहाँ पर बोलते हैं कि हम इस दशक खत्म होने से पहले ही इंसानों को मून पर भेजेंगे और फिर से सेफली धरती पर वापस भी ले आएंगे। यहाँ पर नासा पलक झपकते ही एक के बाद एक अपोलो मिशन को लॉन्च करता है। मतलब कि हर 2-2.5 महीने में एक अपोलो मिशन को टेस्टिंग और लॉन्चिंग किया जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली पहले साल 1967 को अपोलो 1 का कमांड मॉड्यूल ग्राउंड टेस्ट के दौरान केबिन में आग लग जाती है और केबिन में मौजूद 3 क्रू मेंबर्स की वहां पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक ये फायर दरअसल ऑक्सीजन टैंक फटने के वजह से ही हुआ था। फिलहाल नासा यहाँ पर पलटवार करता है और अगले सारे अपोलो मिशन को लॉन्च करने में सक्सेसफुल भी रहता है और फाइनली 16 जुलाई 1969 को नासा ने अपनी अपोलो 11 मिशन सुबह 9:32 पर अपनी 3 एस्ट्रोनॉट के साथ लॉन्च करता है और इस तरह अपोलो 11 मिशन की जर्नी शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ अपोलो 11 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था उसका 3 इंपॉर्टेंट हिस्सा था। पहला कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। लेकिन इनमें से पहले 2 मॉड्यूल को CSM बोला जाता है, यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। मगर यहाँ पर सिर्फ काम यही था कि लूनार मॉड्यूल को डिटैच होके मून पर लैंड करना था और CSM को मून की ऑर्बिट पर ही चक्कर लगाना था और सारे काम खत्म होने के बाद ही फिर से लूनार मॉड्यूल को CSM के साथ अटैच होना होता है फिर से धरती पर वापस आने के लिए। फिलहाल इस स्पेसक्राफ्ट में 3 क्रू मेंबर्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन बज आल्ड्रिन मौजूद होते हैं। जब अपोलो 11 मिशन की स्पेसक्राफ्ट मून की ऑर्बिट को पकड़ती है तभी CSM और लूनार मॉड्यूल डिटैच हो जाती है। CSM में कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस मौजूद होते हैं जिनका काम था मून के ऑर्बिट पर चक्कर लगाना, अलग अलग डायरेक्शन से मून को ऑब्जर्व करना और दूसरे तरफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज आल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल के साथ बैठे होते हैं। और फाइनली 20 जुलाई 1969 को 4:17 पर लूनार मॉड्यूल ईगल मून की सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है। लेकिन ठीक उसके 6 घंटे 39 मिनट बाद ही यानी 21 जुलाई 1969 को 3:56 पर ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया का पहला इंसान बन जाते हैं जो चांद पर कदम रखते हैं। फिर ठीक उसके 19 मिनट बाद ही लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन बज आल्ड्रिन दुनिया का दूसरा इंसान बन जाते हैं जो चांद पर कदम रखते हैं। मगर यहाँ पर माइकल कॉलिंस इन सब चीजों से वंचित रहते क्योंकि उनका काम था मून की ऑर्बिट पर चक्कर लगाने का। लेकिन फिलहाल माइकल कॉलिंस के बिना ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता।
क्योंकि अर्थ को वापस जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में सीएसएम के साथ लूनार मॉड्यूल को फिर से अटैच होना होता है। तो चलिए जानते हैं मून लैंडिंग से लेके धरती पर वापस आने तक का सफर में अपोलो 11 मिशन कितना सक्सेसफुल था। दरअसल ये सफर सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं। लूनार मॉड्यूल लैंडिंग के दौरान ओवरलोडिंग के वजह से सुपर कंप्यूटर के तरफ से बार बार वार्निंग मिल रहा था, लेकिन होपफुली ओवरलोडिंग के बावजूद भी सुपर कंप्यूटर काम करता रहा, क्योंकि उसकी रैम टाइप और स्टोरेज टाइप को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ओवरलोडिंग के बावजूद भी काम कर सके। दूसरा इंसिडेंट तब घटता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने के लिए दरवाजा खोलने को कोशिश करते हैं, मगर हाई प्रेशर के वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा था। लेकिन कुछ टाइम तक कोशिश करने के बाद दरवाजा खुलता है और उनके भारी भरकम स्पेस सूट के साथ नीचे उतरने को कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेस उतनी कम थी कि उतरने के टाइम पे अनजाने से ऊपर से टकरा जाते हैं, जिससे कि लूनार मॉड्यूल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट टूट जाता है। उन दोनों को इसके बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं होता है, तो इसीलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता था। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था, और इस स्विच के बिना लूनार मॉड्यूल वापस से टेकअप नहीं कर पाएगा कि धरती पर वापस नहीं पहुंच पाएगा। और तीसरा और आखिरी बात ये है कि जब आर्मस्ट्रांग और आल्ड्रिन पहली बार यूएस फ्लैग को मून पर डिप्लॉय करते हैं, और इस मूवमेंट की पिक्चर को कुछ दिन बाद नासा के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है, और लोगों ने इस पिक्चर को देखते हुए क्रिटिसाइज करने लग रहे थे कि मून पर तो कोई हवा नहीं है, फिर ये झंडा किस तरह लहरा रहा है। और कुछ लोगों ने तो रिमर्स फैलाने लग रहे थे कि यूएस ऐसा कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया ही नहीं था, बस धरती पर ही इन चीज़ों को शूटिंग करके पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी सारे अफवाहें फैलने लग रही थी वो सब झूठ था। दरअसल बात ये है कि चांद में जब फ्लैग को डिप्लॉय किया जा रहा था, तभी नील आर्मस्ट्रांग फ्लैग को स्टील रखने के लिए फ्लैग की टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और झंडा लहराने का क्या, इसका एक बड़ा सिंपल रीजन था कि मून पर तो कोई हवा था ही नहीं, तो इसीलिए आर्मस्ट्रांग ने फ्लैग की बटन पार्ट को अपने हाथ से हिला रहे थे कि फ्लैग अच्छे से स्टील होकर रहे। तो फिलहाल ये जब लूनार मॉड्यूल में पहुंचते हैं तो तभी ये रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी मिशन कंट्रोलर को इस चीज की डैमेज के बारे में बताते हैं, और बाद में इस चीज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकलता है कि इस स्विच को कैसे ठीक किया जाए। बेसिकली हम जानते हैं कि स्विच का काम क्या होता है। एक सर्किट को ओपन सर्किट बनाता है जब स्विच ऑफ करते हैं, और एक सर्किट को भी क्लोज सर्किट बनाता है जब स्विच ऑन करते हैं, और तभी सर्किट में चार्ज फ्लो करने लगता है। और तभी बॉज आल्ड्रिन सोचते हैं अगर सर्किट टूट गया है तो कोई ऐसा चीज मिल जाए जो इस सर्किट को कंप्लीट करने में सक्षम हो पाए, और तभी उनको अपनी बॉल पॉइंट पेन दिखाई देती है, और वो इसको इस्तेमाल करते हैं वापस सर्किट को जोड़ने के लिए। और फाइनली 21 आवर 36 मिनट चांद पर स्पेंड करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बॉज आल्ड्रिन वापस से लूनार मॉड्यूल में बैठे हुए होते हैं, और तभी ये मॉड्यूल वापस से टेकअप करता है, और बाद में सीएसएम में मौजूद कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कलिंस फिर से इस लूनार मॉड्यूल के साथ सीएसएम को अटैच करते हैं और फिर से वापस चलते हैं धरती की ओर। फाइनली 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट को सेफली धरती पर उतारने में सक्सेसफुल रहता है, मगर यहाँ पर तीनों एस्ट्रोनॉट को 21 दिन तक आइसोलेटेड में रहना पड़ता है, क्योंकि नासा को शौक था कि कोई बायोलॉजिकल चेंजेस या फिर कोई वायरस उन लोगों के शरीर में एंटर किया होगा तो शायद ये लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। और 21 दिन खत्म होने के बाद ही इन सबको आइसोलेटेड से निकाला जाता है, और इसी तरह यूएस दुनिया का इकलौता देश बन जाता है जो मून लैंडिंग मिशन में कोई इंसानों को भेज के फिर से धरती पर सेफली वापस लाने में
कीर्तिमान हासिल करता है। ये मिशन आपको कैसा लगा कमेंट पर अपनी राय दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।